दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल का भाग 2। इसमें हम अपवाह तंत्र, प्रपात और झीलें, प्राकृतिक आपदाएं तथा मिट्टियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप कुछ अन्य प्रश्नों को भी समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आरओ परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत के भूगोल का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, गंगा नदी उदाहरण है किसका, आपको बताना है। पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, अक्रमवर्ती अपवाह का या परवर्ती अपवाह का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा दोस्तों, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच के स्थित हिमालय भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मिलान आपको करना है। तो रुद्रप्रयाग, आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। और आप देखिए कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग दोस्तों अलकनंदा और पिंडर। और इसके अलावा आप देखिए देवप्रयाग, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों उनके संगम पर स्थित है। लेकिन नंदप्रयाग विष्णुगंगा और मंदाकिनी में सुमेलन नहीं है। नंदप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी, देखिए नंदप्रयाग जो है ये दोस्तों, नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी माना था, 2, 4, 3 और 1, यानी रुद्रप्रयाग। देखिए रुद्रप्रयाग जो है आप जान लीजिए 2, 4, 3 और 1, तो ऐसे मिलान करिए 2, 4, 3 और 1। तो इस तरह से आयोग ने इसका उत्तर सही माना है। आप जान लीजिए रुद्रप्रयाग जो है ये रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर, और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या गंगा? तो सही उत्तर है अलकनंदा नदी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जान लीजिए यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी से उद्गमित होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद कर लीजिए, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित होती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बिल्कुल सही है। कारण है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी या कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, बिल्कुल सही है। तो आप जान लीजिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या
करता है। याद कर लीजिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं और डेल्टा का निर्माण भी करती हैं, लेकिन पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं और छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। इसी कारण ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। और आप जान लीजिए कि एक तरह से देखा जाए कथन और कारण दोनों गलत हैं, लेकिन दूसरे तथ्य के आधार पर विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी और यमुना। तो सही उत्तर है नर्मदा। दोस्तों आप जान लीजिए, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं ये भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी है? तो सही उत्तर है दामोदर हुगली की सहायक नदी है। याद रखिएगा, दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, इसका उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आपको बताना है। सह्याद्री, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, गवालीगढ़ पहाड़ियाँ या अमरकंटक। तो सही उत्तर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कावेरी नदी का उद्गम है। दोस्तों कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर लगभग 800 किलोमीटर लंबाई और 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है और ये तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां ये श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो किन राज्यों के मध्य किन राज्यों के मध्य कृष्णा नदी विवाद है। तो कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य 1957 से चला आ रहा है। तो याद रखिएगा, कृष्णा नदी जल विवाद जो है आंध्र प्रदेश, जो पुराना आंध्र प्रदेश था, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और जो है महाराष्ट्र के बीच 1957 से चला आ रहा है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में गोदावरी नदी सबसे लंबी है। लगभग 1465 किलोमीटर की लंबाई के साथ गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ये त्र्यंबकेश्वर यानी महाराष्ट्र के निकट से उद्गमित होकर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? भीमा, डॉन, तेल या तुंगभद्रा। तो सही उत्तर है तेल नदी। दोस्तों तेल नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा हैं। तेल नदी याद रख लीजिए, ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? आपको बताना है। गोमती, पेरियार, दामोदर या महानदी। तो सही उत्तर है दामोदर नदी। दोस्तों भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच के 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में ये जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट होकर रह गई है। अगला प्रश्न है, लेह कहाँ पर अवस्थित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी के दाएं तट पर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया था 2013 में, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था। 31 अक्टूबर 2019 से लेह जो है ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सतलज।
देखिए, सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस झील से निकलती है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए शिपकीला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो उत्तर है चिनाब नदी पर। याद रख लीजिए कि भारत की चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है किससे? गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से, या फिर बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तर है यमुना की। दोस्तों आप जान लीजिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में सोन गंगा की सहायक नदी है, जबकि केन, बेतवा और चंबल ये यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कृष्णा, गोदावरी, तापी और कावेरी। तो उत्तर है तापी नदी। यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ये जो विकल्प हैं उनमें से तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में मिल जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भितरकणिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है, गलत है। ये पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है, ये भी गलत है। तो न तो एक न तो दो, दोनों सही नहीं है। सही क्या है दोस्तों? भितरकणिका गरान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, बैताड़ी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में है। ये मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल भी है, इसलिए दोनों ही कथन सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? आपको बताना है। तो गोदावरी, महानदी, नर्मदा या ताप्ती? तो सही उत्तर है महानदी। देखिए, 858 किलोमीटर लंबी महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में प्रवाहित होती हुई पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, घाटी या बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? आपको बताना है। ऑप्शन है कावेरी, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। तो सही उत्तर है महानदी। दोस्तों आप जान लीजिए, इंडिया वाटर रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी india.wris.gov.in के आंकड़ों के अनुसार नदी घाटी बेसिन में कावेरी बेसिन 85,624 वर्ग किलोमीटर, महानदी 1,39,659 वर्ग किलोमीटर, नर्मदा बेसिन 92,000, देखिए 92,670 और ताप्ती बेसिन 63,922 वर्ग किलोमीटर है। और केंद्रीय जल आयोग और अन्य संस्थानों के अनुसार भी महानदी का बेसिन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो ये है कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन और आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? सोन, हिंडन, गंडक या शारदा नदी? तो सही उत्तर है गंडक नदी। दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए, गंडक नदी जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। ये नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। सोनपुर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन, हिंडन और शारदा नदियाँ ये उत्तर प्रदेश राज्य से होकर प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? आपको बताना है। मुंबई की मीठी नदी तुलसी झील, बिहार झील, पोवई झील या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है विहार झील से। मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। अगला प्रश्न है, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा या गंडक? तो यहाँ पर सही उत्तर सोन नदी हो जाएगा। ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। देखिए, सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 70,055 वर्ग किलोमीटर है और अन्य नदियों का इससे कम है। अपवाह तंत्र के बाद आइए प्रवात और झीलों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। याद कर लीजिए,
चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित खारे पानी की लैगून झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है और ये जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी और जल के आयतन की दृष्टि से जो है वुलर झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें झील और अवस्थिति दर्शाया गया है। लोनार मध्य प्रदेश सही नहीं है, नक्की गुजरात सही नहीं है, कोलेरू आंध्र प्रदेश सही है, पुलिकट केरल सही नहीं है। तो लोनार झील जो है मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नक्की झील गुजरात में नहीं राजस्थान में है। कोलेरू झील आप जानते हैं कि कोलेरू झील आप जान लीजिए आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट झील केरल में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। केवल ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रकोट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चित्रकोट जलप्रपात, तो सही उत्तर है चित्रकोट जलप्रपात। ये बस्तर में स्थित है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है और ये जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है और इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप जानते हैं, याद रखिएगा, चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण गर्म झरना है, सही है। ओडिशा में तप्ता पानी है, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है और गुजरात में नारायणी, ये आपका गलत है। दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में 17 प्रमुख गर्म झरने हैं, लेकिन इसमें जो नारायणी है ये गुजरात में शामिल नहीं है या गुजरात में नहीं है। और आप जान लीजिए कि मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, तप्ता पानी ओडिशा में और वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित गर्म झरना है। अगला प्रश्न जलवायु से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? अहमदाबाद, कोच्चि, लुधियाना या तेजपुर। तो इसमें से विकल्प आपको चुनना है। तो आप जान लीजिए कि कोच्चि और तेजपुर में, देखिए कोच्चि और तेजपुर में कैसे 2 और 4 सही हो जाएगा। कोच्चि और तेजपुर में सर्वाधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। भारत के वर्षा आंकड़े 2020 के अनुसार कोच्चि में 3158.1 मिलीमीटर, एर्नाकुलम में, अहमदाबाद में 684 मिलीमीटर, लुधियाना में 531 और तेजपुर में 1572 मिलीमीटर सोनितपुर में होता है। तो सबसे अधिक वर्षा जो है यहाँ पर तेजपुर और कोच्चि में होता है और ये वर्षा वर्ष के कई महीनों में होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा आर्द्र जलवायु का अनुभव यहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिणी पश्चिमी पवन द्वारा होती है और भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में मानसून पवनों का प्रवेश केरल राज्य से दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन के रूप में होता है। प्राकृतिक आपदाएं, यहाँ से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन 2004 की सुनामी के द्वारा भारत के निम्नलिखित तटों में सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित कौन हुआ था? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या उत्तरी सरकार तट? तो सही उत्तर है कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए 26 दिसंबर सन 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। मिट्टियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर या झांसी? तो सही उत्तर है झांसी में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है।
काली मिट्टी और लाल मिट्टी। काली मिट्टी के दो भाग होते हैं, जिसमें पहले भाग को कावड़ मिट्टी और दूसरे भाग को मार मृदा कहते हैं। कावड़ मिट्टी अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है और समय से खेती करने पर ही इस मिट्टी से अच्छी उपज की जा सकती है। मार मिट्टी भी उर्वर मिट्टी है। ये मिट्टी गेहूं और कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसका भी समय प्रबंधन पैदावार लेने के लिए आवश्यक होता है। मार मिट्टी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लैटराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र में? तो सही उत्तर है लैटराइट मृदा महाराष्ट्र में मिलती है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निच्छालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियां हैं जिनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है। विकल्प में केरल नहीं दिया गया है, इसलिए सही उत्तर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल, काली, जलोढ़ या चूनेदार? तो आप जानते हैं जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी हैं। अगला प्रश्न है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? तो आप जान लीजिए, काली कपास मिट्टी को रेगुड़ या रेगड़ के नाम से या कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसे उष्णकटिबंधीय चेरनोजिम आदि नामों से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, काली मृदा महाराष्ट्र में, लाल मृदा दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में और मरुस्थली मृदा राजस्थान में पाई जाती है। 2, 3, 4 और 1 विकल्प देखते हैं। 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर प्रदेश में, काली मृदा महाराष्ट्र में, लाल मृदा आंध्र प्रदेश और मरुस्थली मृदा राजस्थान में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है कैसे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सघन वर्षा से, वन नाशन से, वन रोपण से या अतिचारण से? तो सही उत्तर है वन रोपण से। दोस्तों, मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय शामिल किए जाते हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय, वृक्षारोपण ये सर्वाधिक सशक्त उपाय है। ये इसके लिए सोपानी अथवा समुच्चरेखी कृषि की जाती है। अतिचारण और स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, मेड़बंदी, तो ये सभी चीज़ें जो है मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपाय हैं। सही उत्तर वन रोपण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? तो आप जान लीजिए, मृत्तिका, उसके बाद गाद, फिर बालू। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक जल धारण की क्षमता मृत्तिका यानी क्ले में होती है, उसके बाद गाद, फिर बालू में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, ये आपका सही है। मृत्तिका में रंध्राक्रास बड़े आकार के पाए जाते हैं, ये गलत है। तो ए सही और आर गलत है। देखिए कौन सा विकल्प, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मृत्तिका जो है मिट्टी के कणों का व्यास छोटा होने के कारण इसमें जल धारण क्षमता अधिक पाई जाती है। कथन ए आपका सही है। मृत्तिका के कणों का आकार छोटा होने के कारण उसमें रंध्राक्रास छोटे आकार के पाए जाते हैं, इसलिए कारण आर गलत है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।